नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस के गलियारे से इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट जनरल एमएम नरवणे जी को लेकर आ रही है। दरअसल लद्दाख में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसे में साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के इस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष भले ही सैन्य वार्ता कर रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा कि चीन के साथ हमारी बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन किसी भी स्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भले ही कुछ जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ हो, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। साथ ही आर्मी चीफ ने कहा कि अगर युद्ध की नौबत आती है तो भारतीय सेना विजयी होगी। जनरल नरवणे जी ने कहा कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो हालात पैदा हुए हैं उसने हमें खुद को मजबूत करने का मौका दिया है और विवाद के इन 1.5 सालों में हम LAC पर और ज्यादा मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि LAC पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ गया है। 25,000 अतिरिक्त सैनिकों के रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, गोला बारूद के लिए स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ी है और आगे अगर ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उस हिसाब से भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। आर्मी चीफ ने कहा कि चीन ने LAC पर बड़ी संख्या में तैनात की है, इसी वजह से तनाव की स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ चीन काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या वो परमानेंट छावनियां हैं या फिर आने वाले वक्त पर चीन इन्हें हटाएगा। आगे उन्होंने कहा कि स्थिति इस वक्त स्थिर है और नियंत्रण में है और उम्मीद हम यही करते हैं कि बातचीत से हल निकाला जा सके और स्थितियां ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा हुआ तो युद्ध आखिरी विकल्प होगा और युद्ध की नौबत आती है तो हम जीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में हम चाइना से किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। यानी कि दोस्तों, इस वक्त तनातनी चल रही है LAC पर और MM नरवणे जी का ये जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि चाइना अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो युद्ध एकमात्र विकल्प है। दोस्तों, वक्त आ चुका है कि पिछले 1.5 साल से ये चीनी सर पर चढ़कर बैठे हुए हैं और इनको अब उतारने का वक्त आ गया है और इसीलिए अब इसको जवाब देना है तो करारा दिया जाएगा, अदरवाइज चाइना इस तरीके की डिप्लोमेसी खेलता रहेगा। एक बार दोस्तों, इनको ठोकने की जरूरत तो है ही। अगली अपडेट भी MM नरवणे जी को लेकर आ रही है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी ने पूर्वोत्तर भारत को लेकर कहा कि पूर्वोत्तर में जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। सेना की कई बटालियनें वहां से हटाई गई हैं। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल की बटालियन को बढ़ाने की योजना तो है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के 8 अभियानों में 5,300 सैनिक तैनात है और चीन की कोशिशों पर पूर्वोत्तर भारत में भी भारतीय सेना की कोशिशें अच्छी रही हैं और साथ ही हमने पूर्वी लद्दाख में पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में फोर्स को तैनात करके रखा हुआ है और 14 कोर की जो बातचीत है वो इस वक्त चल रही है और उम्मीद है कि इसमें कुछ नतीजा जरूर निकलेगा डिसएंगेजमेंट का, और अगर ये नतीजा नहीं निकलता तो हम भी तैयार हैं युद्ध के लिए। वर्तमान की जो बैठक है उसमें जो मुद्दा है वो PP-15 का है। हम मौजूदा दौर की बातचीत में PP-15 यानी कि हॉट स्प्रिंग के मुद्दे को हल करने की उम्मीद करते हैं और इसके बाद अन्य मुद्दों पर बात हो सकती है। चीन के नए सीमा कानून पर जनरल MM नरवणे जी ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इसका असर नहीं होने वाला और हम इसे स्वीकार भी नहीं करते। पाकिस्तान अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत भारत सहित अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ शांति स्थापित करने के लिए तैयार है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना भारत के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले हैं, बशर्ते द्विपक्षीय वार्ता में प्रगति हो। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति और कैबिनेट के द्वारा अलग से अनुमोदित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बात का जिक्र किया। बताया जा रहा है कि नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में नजदीकी पड़ोसियों के साथ शांति और आर्थिक कूटनीति पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्रीय विषय होगा। 2022 से 2026 के बीच की अवधि को कवर करने वाला 5 साल की नीति दस्तावेज पाकिस्तानी सरकार के द्वारा देश की अपनी तरह का पहला रणनीतिक पत्र के रूप में तैयार किया गया दस्तावेज है, जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि और दिशा निर्देशों को बताता है। कहा जा रहा है कि 100 पन्नों का यह दस्तावेज है जिसे गुप्त रखा जाएगा, जिसमें कि लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान के बिना भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक संबंधों के लिए दरवाजा खुला छोड़ा जाएगा। दोस्तों, इमरान खान इस वक्त बुरी तरह से पिट चुका है। अब उसको पता चल चुका है कि कश्मीर राग को छेड़ने से उसकी दाल नहीं गलने वाली। आर्थिक हालात खराब हो चुके हैं पाकिस्तान के और ऐसे में अब वो केवल भारत के साथ अपनी ये जो नई सुरक्षा नीति उसने 100 पन्नों की बनाई है जिसे गुप्त रखा जाएगा, व्यापार के लिए उसने पाकिस्तान के दरवाजे खुले छोड़ रखे। अल्ट्रा और महिंद्रा ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है भारतीय नौसेना का, जिसमें कि वे पार्टनरशिप के तहत इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस सूट यानी कि IADS को भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन वॉरशिप्स के लिए तैयार करेंगे और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वर्थ है वो करीबन 60 मिलियन पाउंड की है और इसकी डिलीवरी 2024 से शुरू हो जाएगी और 2030 तक ये पूरी होनी है। आपको बता दें कि IADS एक शक्तिशाली मल्टी सेंसर ASW क्षमता प्रदान करता है जो इनलाइन एक्टिव और पैसिव टोड लो फ्रीक्वेंसी
वेरिएबल डेप्थ सोनार के साथ साथ टॉर्पीडो डिफेंस के साथ एम्बिट डिटेक्शन, कैटेगराइजेशन और स्थानीयकरण का पता लगाता है ताकि टॉर्पीडो के खतरों का पता लगाया जा सके। यूरोपियन मिसाइल फर्म MBDA ने भारतीय नौसेना को लैंड अटैक की क्षमता के साथ अपनी नई लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल सिस्टम TESEO Mark II/E की पेशकश की है। MBDA ने कहा है कि इसकी 350 किलोमीटर की रेंज है और ये काफी लो एल्टीट्यूड से सभी तरीके के वारशिप और लैंड टारगेट्स को खत्म कर सकती है। TESEO Mk2/E लो रडार सिग्नेचर हाई सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका वजन केवल 700 किलोग्राम है, जो सॉल्वो फायरिंग को सपोर्ट करता है और इसमें 2-वे डेटा लिंक सिस्टम है। भारतीय वायुसेना 10 फरवरी से पोखरण थार रेगिस्तान में होने वाले वायु शक्ति 2022 अभ्यास के अगले संस्करण को आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इस अभ्यास के दौरान गोलाबारी का प्रदर्शन करके आधुनिक युद्ध क्षेत्र के समकालीन खतरों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं पर फोकस किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले वातावरण में काम करने की क्षमता और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध रणनीतियों का सटीक संचालन करना शामिल है। कहा जा रहा है कि वायु शक्ति 2022 में 150 से अधिक लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। स्वदेशीकरण के प्रयासों को गति देने और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MNIT ने भारतीय वायुसेना के साथ एक MOU पर साइन किया है। MNIT के बीच हुई इस ज्वाइंट पार्टनरशिप का उद्देश्य भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण के प्रयासों को गति देने और आत्मनिर्भर भारत मिशन के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना है। MOU का जो फोकस एरिया है वो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट, एनालिसिस एंड डिजाइन सॉल्यूशन, रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट, ऑब्सोलेस मैनेजमेंट एंड इंडिजिनस डेवलपमेंट है। भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो का एयरक्राफ्ट और सिस्टम रिपेयर एवं ओवरहॉल के लिए नोडल टेक्नोलॉजी सेंटर है जो कि भारतीय वायुसेना के स्वदेशीकरण की जरूरतों की देखभाल करता है। ये सेंटर भारतीय इंडस्ट्री और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है और इस पार्टनरशिप से रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर फर्म SSS डिफेंस एक लोएस्ट बिडर के तौर पर सामने आई है जो कि 24 मॉडिफिकेशन किट्स को तैयार करेगी AK-47 राइफल्स के लिए जिन्हें कि साउथर्न वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी के लिए बनाया जाना है और SSS डिफेंस को 24 मॉडिफिकेशन किट्स बनानी है 24.5 लाख रुपए में। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड जो कि भारतीय राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है जिसे 2021 में 7 अलग अलग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन और निगमीकरण के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। उन्होंने अब 500 किलोग्राम के जनरल पर्पस बॉम्ब्स का उत्पादन करना शुरू कर दिया है। इस फैक्ट्री ने कल 2 यूनिट्स का काम भी पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि GPU यानी कि जनरल पर्पस जो बॉम्ब्स है उन्हें Su-30 जागुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में फिट किया जाएगा और एक म्यूनिशन काफी है जो कि एक एयरपोर्ट, बुलेट ट्रेन्स, ब्रिजेस और हाईली प्रोटेक्टेड बंकर्स को खत्म कर सकता है। दोस्तों, चाइना ने नया 120 mm सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार सिस्टम का अनावरण किया है जिसे कि 6x6 व्हीकल्स पर माउंट किया जा सकता है जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और बैटलफील्ड कंट्रोल सिस्टम से लैस है और चाइना का ये जो प्लेटफॉर्म है वो निर्यात के लिए भी उपलब्ध है। चाइना ने कहा कि मात्र 30 सेकंड में ये अपने टारगेट को पहचान करके उन्हें खत्म कर सकता है। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है बंगाल की खाड़ी में जहां पर एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल का टेस्ट किया जाना है जो कि 19 से 21 जनवरी 2022 के बीच में हो सकता है और इसका डेजिग्नेटेड एरिया 780 किलोमीटर है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का टेस्ट हो सकता है जो ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और ये भारतीय सेना की स्ट्राइक क्षमता को भी बढ़ा देगी। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 11356 की दूसरी फ्रिगेट INS तमला जो कि रशिया के यंत्र शिपयार्ड में बन रही है भारतीय नौसेना के लिए, वो अब अपने स्लिपवे स्टेजेस में पहुंच गई है जिसमें कि इसके हल की फॉर्मेशन और इक्विपमेंट्स लोडिंग की जा रही है। यह फ्रिगेट इस साल लॉन्च की जाएगी। इससे पहले इसकी पहली फ्रिगेट नवंबर 2021 में लॉन्च की गई थी। दोस्तों, दिसंबर 2021 में यूएस नेवी और बोइंग की एक ज्वाइंट टीम भारत आई थी जिन्होंने शोर बेस INS हंसा टेस्ट फैसिलिटी का दौरा किया था। आपको बता दें कि अमेरिका F-18 के लिए अप्रोच कर रहा है भारतीय नौसेना को और F-18 की एक खासियत है कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट में फिट हो सकता है क्योंकि इसके फोल्डेड विंग है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एडेप्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से F-18 को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर में आसानी से फिट किया जा सकता है और इससे तेजी से कॉम्बैट मूवमेंट्स को करने की अनुमति मिलेगी, वो भी लोअर डेक से। दोस्तों, ये तो अब भारतीय नौसेना को तय करना है कि दोनों ही एयरक्राफ्ट में से किसको चुनना है। हालांकि इन दोनों एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाएंगी जिसमें कि लाइसेंस है, मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स का जो इशू है और उसके साथ साथ भारत की जो रणनीति है और ऑपरेशनल रेडीनेस है, इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।